हेलो लाडलो, स्वागत है आपका निशान सर क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बड़ी ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आज हम हमारे इस चैप्टर की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 1.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी थ्योरम की बात करेंगे, छोटी सी प्रमेय की बात करेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो चलिए बेटा, समय बर्बाद न करते हुए हम इसका श्री गणेश करते हैं वीडियो का। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं लाडलो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना। तो क्या कहती है थ्योरम कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या हम जानते हैं जिनमें दो से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली बात, इसमें दो बातें पढ़ेंगे। पहली बात बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी आप भाज्य संख्या ले लो, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बेटा 44 ले लिया, तो 44 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। आप 44 को 2 गुणा 2 गुणा 11 लिख सकते हो। ये हम कैसे लिखते हैं? 44 के अभाज्य गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो 44 एक भाज्य संख्या है, इसे हमने अभाज्य संख्याओं 2, 2 और 11 अभाज्य संख्या है, तो हमने इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। इसी प्रकार दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या ले लो आप, जैसे 56 भाज्य संख्या है, हम 56 ले लेते हैं। तो 56 में अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 56 के 2 का भाग दिया 2 बार सर, बचा 16, 28 आएगा सर, फिर 2 का भाग जाएगा 14 बार सर, फिर 2 का 7 बार सर, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार सर। इस प्रकार हम 56 को क्या लिख सकते हैं मेरे लाडलो? 2 की घात 1 2 3 गुणा 7। तो 56 एक भाज्य संख्या थी, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इस प्रकार दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ये बात बोलती है आपके अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अच्छा सर, दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात समझना मेरे लाडलो। दूसरी बात ये है कि ये जो गुणनखंड है, ये जो गुणनखंड है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 11 ही ले लेते हैं हम, ये जो गुणनखंड है ये अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। देखो, समझने की कोशिश करो। ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, मैंने कहा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों का ये मानना हो सकता है कि सर 44 के गुणनखंड आपने 2 गुणा 2 गुणा 11 लिख रखे हैं, हम चाहें तो 44 को 11 गुणा 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, या हम 44 को 2 गुणा 11 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो 44 आ जाएगा, तो भी तो 44 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या ये गुणनखंड अलग अलग है या अद्वितीय है? तो ये गुणनखंड हम एक ही गुणनखंड गिनेंगे, इन्हें क्या करेंगे? इन गुणनखंडों को एक ही गुणनखंड गिना जाएगा। तो इसके लिए हम दूसरा स्टेटमेंट क्या जोड़ेंगे हमारी थ्योरम में? पहला क्या था? पहला याद करो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि यह जो गुणनखंड है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये जो गुणनफल है ये अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्रम के बिना क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम लिखते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
ये तो पहली बात। और दूसरी बात क्या थी, यह गुणनफल ये तीनों गुणनफल एक ही है मेरे लाडलू, चाहे 2 को आगे लिखो या 11 को आगे लिखो, तो अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के, यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के, गुणनखंड लिख लो संख्याओं की जगह, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना, है ना, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। यह हमारी कौन सी प्रमेय होगी मेरे लाडलो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह हमें याद होनी चाहिए। 1.1 का एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां अंक गणित के आधारभूत प्रमेय भी काम आएगी, है ना। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं लाडलू, क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। ये सभी भाज्य संख्याएं। देखो 144 के क्या अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 144 क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। कितनी बार, 70 बार सर। 70 में भी 2 का भाग जा रहा है सर, 35 किससे सर, 3 का, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा, 5 का जाएगा सर। कितनी बार, 7 बार। फिर 7 में 7 का कितनी बार मैं लाड लो, 1 बार। यानी 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया। कैसे कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखते हैं लाड लो। इसी प्रकार 156 को कैसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या 156 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। कितनी बार, 7 2 14 बचेगा 1, 16, 16 में 8 बार जाएगा भाग। इसी प्रकार 78 में कितनी बार, किसका जाएगा, 2 का सर। कितना आया, 34 में किसका गया लाडनो, 2 का। कितना आया, 17 आया सर। 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडनो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। इसी प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है लाडलू, 2। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा सर। लास्ट में विषम संख्या आ रही है, अतः 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो देखो देखते हैं 3 का भाग जा रहा है, यानी 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 में क्या 3 का भाग जाता है, जाता है सर। यानी कि इसमें भी जाएगा। तो चलो 3 का भाग देते हैं। 1 तिया 3, 2 तिया 6, बचा 2, 7 तिया 21, बचा 1, 5 तिया 15। फिर क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो चलो सारी डिजिट को जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो चलो 4 तिया 12, 2 तिया 6, बचा 1, 5 तिया 15। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो हम देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 11 होते हैं, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा मेरे लाडलो। 3 के बाद अगली संख्या आती है 5। क्या 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 5। तो इकाई अंक 5 हो या 0 हो, उसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो चलो 5 का भाग देते हैं। 8 पंजे 40, बचेगा 2, 5 उतारेंगे 25, 5 बार। इसके बाद 85 में ये भी 5 से विभाजित है। 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है मेरे लाडलो, तो 17। इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे लाडलो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएंगे मेरे लाडलो। ये वाला क्वेश्चन हम कल या परसों की क्लास में कर चुके हैं मेरे लाडलो, है ना। अब हम बात करते हैं अगले की, 5005 वाले की कर चुके हैं। एक बार फिर भी मैं जल्दी बता देता हूं इधर।
यही देख लेते हैं बेटा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले हमने देखा क्या 2 का भाग जा रहा है क्या, तो बिल्कुल विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जा रहा। क्या 3 का जा रहा है क्या, तो देखो 5 + 0 + 0 + 5 10 होते हैं, 10 में 3 का नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जा रहा। किसका जाएगा, 5 का। कितनी बार, 1001 बार। अब क्या इसमें 5 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। 5 से बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 7। तो क्या 7 का भाग जा रहा है, तो चलो देखे देखते हैं। 1 7 7 बचेगा, 3 0, 7 चौक 28 बचेगा, 2 1 21 में भी जाता है, यानी 7 का भाग जा रहा है मेरे लाड में। कितनी बार, 1 7 7 बचा 3, 4 7 28 बचे 2, 21 हो गए, 3 7 21। क्या अब इसमें 7 का जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा सर। 14 तक तो ठीक था, बाद में 3 है, 7 का भाग नहीं जा रहा। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11। क्या 11 का जा रहा है क्या, तो 11 का देखते हैं। 11 11 बचेगा 3, पीछे भी 3 है, 33 चला जाएगा मेरे लाड में। तो 1 11 11 बचा 3, 3 11 33, 13 बचा। और 13 तो खुद एक क्या होती है मेरे लाड में, अभाज्य संख्या होती है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएंगे। चलो इसी प्रकार हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाड में। तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं सर, विषम संख्या है। 3 का, तो देखते हैं। 7 और 4 11 होते हैं सर, 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 तो सर 22 होते, 22 में 3 का नहीं जाता, यानी इसमें 3 का नहीं जाएगा। लास्ट में न 0 आ रही है न 5 आ रहा है, यानी कि इसमें सर 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या है 7। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, 1 7 7 6 7 42 पर नहीं सर, नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है। अच्छा क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या। अच्छा मेरे लाडनू, 11 का भाग चेक करने की एक और ट्रिक होती है हमारे पास, लेकिन चलो हम पहले देख लेते हैं। ट्रिक ये होती है कि ये 7 एक छोड़ के एक अंक को जोड़ा जाता है। जैसे 7 फिर दूसरे अंक को छोड़ा, तीसरा 2 हो गया। अगर एक और अंक होता तो हम जोड़ते। 7 और 2 कितना आ रहा है, 9। और इधर अब जो बच रहे हैं 2 अंक उन्हें भी जोड़ लो। 4 और 9 कितना होता है, 13। तो इधर तो आया 9 और इन दोनों का योग आया 13। क्या 9 और 13 में 7 का अंतर है क्या, नहीं है, यानी कि 11 का अंतर है क्या, नहीं है, यानी कि 11 का भाग भी नहीं जाएगा। लेकिन चलो हम ट्रिक पे नहीं जाते, हम डायरेक्ट भाग करके देखते हैं। 11 से 6 11 66 होता है, 4 और 4 8 बचेगा, 82 बनेगा। 7 11 77 होता है, 5 बचेगा, 59 बनेगा। तो 59 में 11 का भाग नहीं जाता, यानी इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा है। अगली कौन सी संख्या होती है, 13 होती है सर। क्या 13 का भाग जा रहा है, 5 13 65 होता है सर, 9 बचा, 92 हो गया। 5 13 65 बचेगा, 9 हो जाएगा 92। 5 13 65 के बाद 6 13 78, 7 13 91, 91 हो गया, 92 बचा था, यानी 1 से शेषफल। अब आया यहाँ पे बचेगा 19, 19 में 13 का भाग नहीं जाएगा। 13 के बाद अगला नंबर किसका आता है, 17 का आता है सर। क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, देखे देखते हैं सर। 17 1 17 17 2 17 34। अब थोड़ा भारी हो गया मामला, तो देखे 17 का भाग देखे देखते हैं। 1 17 17 2 17 34 और 4 17 68 होता है मेरे बच्चों, 68 68। अब 68 के बाद बचेगा कितना, तो 68 के बाद 2 और 4 6 बचेगा, 6 और ये भाग 6 और 2 62 हो जाएगा। तो 62 में कितनी बार जाएगा, 34 68 3 बार जाएगा। 3 17 51 होते हैं, तो 62 में से 51 गए तो कितना बचा, 11। पीछे 9 है, 119। 119 में 7 बार जाता है बेटा 17 का, 7 17 119 होते हैं। अब क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है, 1 17 17 2 17 34। चेक करो, 34 बचेगा, 9 97, 97 में 17 का भाग नहीं जाता मेरे लाड। अब किससे चेक, अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 19। तो चलो 19 से चेक करते हैं। 1 19 19 2 19 38 होता है मेरे लाड में। 38 के बाद शेषफल कितना बचेगा, 2 बार तो गया, 2 19 38। शेषफल कितना होता है, 38 के बाद 2 और 3 5 शेषफल बचेगा 57। तो 1 19 19 2 19 38 3 19 57 होते हैं बच्चों। तो कितनी बार गया, 23 बार। और 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, है ना। तो देखो इससे क्या कर लोगे आप, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस प्रकार लिख दोगे, 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना। ये हो गया मेरे लाडलो, है ना। ठीक है,
आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम 1.1 एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस और लस ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का जाता है लाडलो 3 बार, और 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 2 बार आ रहा है तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो, 3 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे 5 बार, 5 में 5 का ही जाता है 1 बार। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 21 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जाएगा सर, कितनी बार, 7 बार। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, 1 बार। यानी 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो, 3 गुणा 7 हो जाएंगे। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो भी संख्या इनमें कॉमन आ रही हो, उभयनिष्ठ संख्या कौन सी आ रही है, क्या 2 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 3 क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है। 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दी गई संख्याओं का 3 हो जाएगा लाडलो, है ना। इसी प्रकार एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम में सर इस बार उभयनिष्ठ नहीं देखेंगे, इस बार क्या करेंगे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको उठा लो। क्या क्या है, 2 दिख रहा है तो 2 को भी उठा लेंगे, 3 दिख रहा है तो 3 को भी उठा लेंगे, 5 दिख रहा है तो 5 को भी उठा लेंगे, 7 दिख रहा है तो 7 को भी उठा लेंगे। अच्छा लेकिन समस्या है सर, 2 क्या, 2 की घात 2 उठाएंगे यहां से, 2 की घात अगर यहाँ पे 1 होती, हालांकि 2 की घात 2 ही है तो 2 ही उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर 2 की घात 1 होती और 2 की घात 2 होती और ऐसे 2 की घात 3 होती तो कौन सी घात उठाते, जो सबसे बड़ी है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात उठाई जाती है, तो फिलहाल तो यहाँ 2 की घात 2 उठाएंगे। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम क्या आ गया मेरे लाडलो, 4 4 तिया 12, 12 को 5 से किया 60, 60 को 7 से किया 420 आ गया, 6 7 20 420 हो गया। इसी प्रकार 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे आप, 17 गुणा 1 लिख सकते हो। इस प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को भी 23 गुणा 1 ही लिख सकते हो। इसके अलावा और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 को क्या लिख सकते हो बेटा, 29 गुणा 1 बस। एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो 17 23 कुछ भी कॉमन नहीं, केवल जहां कुछ भी कॉमन नहीं हुआ केवल क्या कॉमन आएगा, 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 1। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। आप इसे गुणा करके कैलकुलेशन करके खुद लिख लेना, है ना मेरे लाडलो। इसके बाद 8 9 और 25 के, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का जाएगा 2 बार, और 2 में फिर 2 का जाएगा मेरे लाडलो कितनी बार, 1 बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात कितनी लिखूं सर, 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 लिख दो। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड 3, 9 में तो 2 का जाता नहीं है, 3 का जाएगा। इसी प्रकार 3 में 3 का जाएगा, यानी कि सर 9 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 3 गुणा 3 हो गए, या फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी प्रकार 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। 25 में 5 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का जाएगा 1 बार, यानी 25 को क्या कर सकते हो आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे मेरे लाडलो, यहाँ पर भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पे क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, क्योंकि इसे मैं 2 की घात 3 गुणा 1 लिख सकता हूँ 8 को, इसको भी मैं 3 का स्क्वायर गुणा 1 लिख सकता हूँ, इसे 5 का स्क्वायर गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे लाडलो, 1 आएगा, कॉमन तो कुछ है नहीं तो 1 ही कॉमन है। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आएगा 8 गुणा 8 की जगह तो ये लिख लो, 2 की घात 3 गुणा जो भी दिख रहा है उठा लो, 3 की घात 2
गुणा 5 की घात 2, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसे सरल करने पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस टाइप के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का, संख्याएं कौन कौन सी है मेरे लाडलो, 306 और 657 है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9, और इन दोनों संख्याओं का ही आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो याद करो, हमने संख्याओं व संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पढ़ा है। तो आप जानते हो कि नहीं जानते क्या होता है संबंध? उत्तर देखो इसका। हम जानते हैं कि 2 दी गई संख्याओं व उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध निम्न प्रकार दिया जाता है। तो बताओ, निम्न प्रकार दिया जाता है। उम्मीद है आप सबको याद आ रहा होगा। दिया जाता है, क्या होता है संबंध? तो देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये सूत्र हम लिख चुके हैं, इस पर आधारित हम 2-3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो देखो बड़ा आसान है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणा 657, ये तो हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बराबर एचसीएफ क्या दे रखा है दोनों संख्याओं का? 9, और एलसीएम हमसे ज्ञात करने को कह रहा है। तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? 306 इंटू 657 बटे 9। क्या 306 9 से कट जाएगा कितनी बार? देखो, 1 नाम 2 नाम 18, 3 नाम 27, बचेगा 3, 36 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 34 हो जाएगा। तो बताओ 657 गुणा 34 कितना हो जाएगा मेरे लाडलो? 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 24 और 2 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 18 और 1 19, 8 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल लगा 1 2, 22 33 और 8 22,338 मेरे लाडलो। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए लाडलो अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या हो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे करके इनफाइनाइट तक आप कोई भी संख्या ले लो n की, तो प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 2 बातें याद होनी चाहिए, 2 बातें अच्छे से। पहली बात तो ये, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, इसके लिए हम 1-2 उदाहरण लेते हैं मेरे लाडलो। जैसे मैंने लिया 20 या फिर 130, ये भी अंक लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी 0 पर समाप्त हो रही है। कोई संख्या में ले लू 250, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं रैंडम। तो ये कब ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये 0 पर समाप्त हो रही है? तो हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो हम पाते हैं 2 का भाग गया 10 बार, फिर 10 में 2 का गया 5 बार, 5 में 5 का गया 1 बार, यानी 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अच्छा, 130 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे सर? 130 के अभाज्य गुणनखंड, 130 में 2 का भाग गया 65 आया सर। 65 में 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो 5 का देंगे सर। कितनी बार सर? 13 बार जाएगा सर। 13 में तो 13 का ही जाता है 1 बार, यानी 130 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 5 गुणा
13। इसी प्रकार क्या 250 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 2 का जाएगा 125, 125 में 3 का नहीं जाता, 5 का ही जाएगा, तो 25 आएगा, 25 में 5 का जाएगा, फिर 5 आएगा, 5 में 5 का जाएगा एक बार, यानी 250 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यानी कि ये संख्या भी 0 पर समाप्त हो रही थी, ये भी 0 पर समाप्त हो रही थी, और ये भी 0 पर समाप्त हो रही थी। और इनके अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। सर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। सर इसके भी अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 दिख गया सर। सर इसके भी अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या नजर आ गया? 2 व 5 नजर आ गया। इसी प्रकार मेरे लाडलों, ऐसी धरती पे कोई भी संख्या आप ले लो जिसके अंत में 0 आता हो, और उसके अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो अभाज्य गुणनखंड में 0 व अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 जरूर आएगा। इनके बिना उसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी? जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आता हो? 2 व 5 दोनों आते हो। केवल 2 नहीं, केवल 5 नहीं, 2 व 5 दोनों आने चाहिए, तभी वो संख्या किस पर समाप्त होगी बेटा? 0 पर समाप्त होगी। तो चलो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं नोट। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, तो देखो नोट डाल के लिखते हैं, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों आते हो। अगर केवल 2 आया या केवल 5 आया तो भी कह नहीं सकते कि वो शून्य पर समाप्त होगी। वो शून्य पर समाप्त तभी होगी जब 2 व 5 दोनों ही आपको अभाज्य गुणनखंड में दिख जाए। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए मेरे लाडलों। अच्छा सर, दूसरी बात कौन सी हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन करने के लिए? तो दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? अच्छा, क्या आप संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर 9 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, या फिर चलो 9 की जगह मैं कोई और संख्या ले लेता हूं। क्या आप 16 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो क्या बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या होते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड? तो सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं सर। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। या तो फिर सर इसमें तो 2 ही 2 आ गया। एक काम करो मेरे लाडलो, 6 ले लो। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो सर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 6 का स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ध्यान से सुनना। 6 के अभाज्य गुणनखंड आपने किया, अब मैं पूछ रहा हूं 6 के स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो सर 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मेरे लाडलो? 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 का भाग 2 18 आया, फिर 2 का भाग 2 9 आया, फिर 3 का भाग जाएगा 3 आएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 1 आएगा। यानी 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 कितनी बार है? 2 बार, यानी 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 2 बार, यानी 3 की घात 2। अच्छा सर, ठीक है। 6 के गुणनखंड पता है, 6 के स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए। अब 6 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड अगर मुझे लिखने हो तो क्या होंगे? तो सर 6 की घात 3 तो अभी हमने बात की थी, कितना होता है? 216 होता है। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं मेरे लाडलो? 2 का भाग गया कितनी बार? 108 बार। इसमें 2 का भाग गया कितनी बार? 54 बार बेटा। 54 में फिर 2 का जाता है कितनी बार? 27 बार।
27 में 3 का जाएगा 9 बार, 9 में 3 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, यानी कि क्या हो गए 216 के बाद, यानी 6 की घात क्यूब, यानी 216 के बाद जो गुणनखंड क्या हो गए सर 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3। और सर 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की घात 3। इस प्रकार हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए। तो अब आप देखोगे कि जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया मेरे लाडलो 2 व 3 आया। इसी प्रकार जब हमने 6 के स्क्वायर के गुणनखंड किए तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आया, यानी जो 6 के अभाज्य गुणनखंड थे 2 और 3 उनका भी इधर स्क्वायर हो गया। आपने इधर संख्या का स्क्वायर किया तो इधर गुणनखंडों में भी क्या लग गया स्क्वायर लग गया, बाकी कोई नया अभाज्य गुणनखंड नहीं आया। इसी प्रकार जब आपने 6 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड किए, इधर पावर 3 लगा दी, तो वही 6 के जो गुणनखंड थे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, उनकी पावर क्या होगी 2 की घात 3 और 3 की घात 3। इसी प्रकार अगर बेटा मैं आपसे अब पूछ लूं कि 6 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो शायद अब आप बिना गुणनखंड किए बता सकते हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे पावर 9 लगा दी तो यहाँ 2 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, 2 की पावर 9 और 3 की पावर भी 9 आ जाएगी। बात समझ में आएगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कह सकते हो कि सर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं 2 गुणा 3 की घात n होंगे, या तो ये होंगे या ये होंगे। बात समझ में आएगी बिल्कुल। तो आपको 6 की पावर n जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसके अभाज्य गुणनखंड करने भी आनी चाहिए। अब सुनना मेरे लाडलो ध्यान से, क्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या क्या आ रहा है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में सर 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। तो क्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी क्या, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी यदि अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों आए। यहाँ पे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो अभी इसे हम लिखेंगे कैसे मेरे लाडलो, तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। इधर देखो, माना क्या करेंगे, माना वाना नहीं, ऐसे करते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूं, अभाज्य गुणनखंड। तो अब आपको लिखना आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखूंगा 6 की पावर n के। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 3 की पावर n, या लिख सकते हो आप 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब क्योंकि क्या लिखोगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा 5 विद्यमान नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 विद्यमान नहीं है। अतः, या फिर ये नोट भी आप लिख सकते हो, ये नोट भी 5 विद्यमान नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों विद्यमान हो।
अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे लाडलों, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्या बताना है कि ये है क्यों। तो इसके लिए हम यूज में लेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो चलो याद करो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी दुनिया की संख्या अगर वो भाज्य है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब वो संख्या भाज्य नहीं है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हमें ये संख्याएं दे रखी है और इन दोनों संख्याओं को, एक तो इस संख्या को और एक इस संख्या को, दोनों संख्याओं को हमें भाज्य सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को सोल्व करेंगे और सोल्व करके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके बता देंगे। फिर हम कहेंगे क्योंकि दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अतः दी गई संख्या अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से कौन सी संख्या हो जाएगी मेरे लाडलों? भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसे भाज्य संख्या बताना है। अब इसे भाज्य बताने तो पक्की बात है, अगर ये भाज्य है तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो यहां से इसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे? यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 को कॉमन ले लो। क्या बचा? 7 गुणा 11 प्लस 13, सॉरी यहां तो 1 बचेगा। अब क्या हो गया? 13 यहां बना 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। अच्छा इस 78 तो भाज्य संख्या, इसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दो। कैसे लिखोगे? देखो 78 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात करेंगे। 2 का भाग दिया 3, 18 बचा 9 आया, फिर 39 में 3 का जाएगा 13 बार, 13 में तो 13 का ही जाएगा। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। अतः आप 78 को भी क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा 13 2 बार है तो ऐसा करो 2 गुणा 3 गुणा 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जो संख्या थी उसे हम किस रूप में ले आए? यहाँ पे 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो क्या दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपने इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है कौन सी संख्या है मेरे लाडलू? भाज्य संख्या है। तो देखो हम लिखते हैं यहां 2, यहां संख्या 2, 3 व 13 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः दी गई संख्या एक बार संख्या भी लिख देता हूं, 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया
जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब अगर किया जा सकता है, अगर बेटा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि दी गई संख्या क्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या। तो लिखो, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से दी गई संख्या एक दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार बेटा हम उसे भी भाज्य संख्या बता सकते हैं, लेकिन भाज्य संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख सकते हो क्या, पहली संख्या ले लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या लाडलू? बिल्कुल सर, 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचा प्लस 5। इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक काम करो बेटा, ऐसे सोल्व करते हैं इसे। 3 को 2 से गुणा किया 6 को 4 से किया 24, इधर तो हो गया 24 और इधर हो गया 42, 7 छंग 42। तो 42 को 24 से गुणा कर देता हूं, 42 को 24 से 8 16 4 8 8 10 की 0 से लगा 1 10 1008 श्री 1008 आ गए। और प्लस अरे 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ शेषफल कितना बचना चाहिए मेरा लाडलो, 1 बचना चाहिए ना। अरे 5 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। तो 1008 प्लस 1 कितना हो गया मेरा लाडलो, 5 गुणा 1009। और 1009 के अब अभाज्य गुणनखंड मत करना, आपको याद होना चाहिए। और वैसे तो किसी को भी याद नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1009 क्या होती है, खुद एक अभाज्य संख्या होती है। तो 5 भी अभाज्य, 1009 भी अभाज्य। अतः दी गई संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। अतः दी गई संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। चलो लिख लेते हैं, यहां संख्या 5 व 1009 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः दी गई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा लाडलो। चलिए मेरे लाडलो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगता है। मतलब 12 मिनट लगते हैं रवि को।
माना वह दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। चलो ट्यूशन में समझा देता हूं आपको क्या कह रहा है। ये एक वृत्ताकार पथ है और ये कोई प्रारंभिक बिंदु है, समझ लीजिए। रवि यहां से चलना प्रारंभ करता है, माना कि वो इस दिशा में चलता है, और सोनिया भी इसी दिशा में चलती, एक ही समय पे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन रवि थोड़ा तेज चलता है, इसलिए वो 12 मिनट में पूरा चक्कर करके कहां आ जाता है, वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। जबकि सोनिया पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है मेरे प्यारे लाडलों, 18 मिनट लेती है। यानी सोनिया, जब रवि 12 मिनट में यहां आ जाएगा तो सोनिया यही कहीं मध्य में होगी, सोनिया पहुंच ही नहीं पाएगी। सोनिया को आने में तो 18 मिनट लगेंगे, सोनिया यहाँ पे 6 मिनट बाद पहुंचेगी, तो सोनिया यहां पहुंचेगी 18 मिनट बाद। ठीक है, तो अब वो हमसे कह रहा है कि ये तो हुई एक चक्कर की बात, वो हमसे कह रहा है कि वो कितने समय में दोनों वापस मिलेंगे, किस स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर। तो मेरी बात सुन, रवि का तो फिक्स है, रवि हर 12 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। रवि का एक चक्कर 12 मिनट में होगा, फिर दूसरा चक्कर 24 मिनट में होगा, तो रवि प्रारंभिक स्थान पर कब कब मिल सकता है मेरे लाडलो, 12 मिनट बाद रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। फिर रवि दूसरा चक्कर भी 12 मिनट में कर लेगा, यानी रवि दूसरे 24 मिनट बाद भी प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, और उसके बाद फिर 12 मिनट में वो तीसरा चक्कर कर लेगा, यानी रवि 36वें मिनट भी प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। इसी प्रकार जो सोनिया है वो कब कब प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, तो एक तो 18 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, उसके बाद वो प्रारंभिक स्थान से वापस घूमकर दोबारा 18 मिनट बाद दूसरा चक्कर कर लेगी, यानी कि वो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। क्या 36 मिनट बाद रवि भी प्रारंभिक स्थान पे आ रहा था क्या मेरे लाडलो, बिल्कुल आ रहा था। एक चक्कर रवि 12 मिनट में, दूसरा 24, तीसरा 36 मिनट बाद रवि भी यहां होगा, और 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर करेगी, तो दूसरा चक्कर भी 18 मिनट में करेगी, यानी दो चक्कर 36 मिनट में करेगी, यानी सोनिया भी 36 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। तो हमें ऐसे ही पता लग गया कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं करना है, तो हम क्या करें, तो देखो बेटा हमें समझ में आना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है। देखो, या तो वो रवि 12 मिनट बाद आएगा, या 24 मिनट बाद, या 36 या 48 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर आएगा, यानी 12 का कोई भी गुणज हो, मल्टीपल हो, उसमें रवि आएगा। और सोनिया कब कब प्रारंभिक स्थान पर आएगी, या तो 18 मिनट बाद, या 36 मिनट बाद, या फिर हो सकता है 54 मिनट बाद, 3 18 54 होते हैं, यानी 18 के मल्टीपल में, 18 का मल्टीपल कोई भी ले लो, सोनिया यही मिलेगी, 18 36 54। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, 12 के मल्टीपल और 18 के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो याद करो, कॉमन मल्टीपल से कुछ याद आ रहा है क्या मेरे लाडलो, बिल्कुल याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल तो हो लेकिन सबसे छोटा हो, यानी कि 12 और 18 का हमें क्या ज्ञात करना है मेरे लाडलो, एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो चलो देखते हैं। वैसे तो हमें आंसर पता है, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो देखो, रवि मैदान का चक्कर लगाता है कितने समय में, मैदान का चक्कर लगाता है, या फिर इसे ऐसे लिखो, रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, मैदान का एक चक्कर लगाने में, इसे लिख लो बेटा, लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा लाडलो, 12 मिनट दे रखा है। इसी प्रकार सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, ये क्या लिखा हुआ है लाडलो, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट।
अतः रवि व सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए कितने मिनट बाद मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद मिलेंगे मेरे लाडलो? तो मिलेंगे एलसीएम किसका? 12 व 18 का, है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो आप। 2 अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 3 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 का स्क्वायर गुणा 3। इसी प्रकार 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं? 2 9 में 3 का जाएगा बेटा, फिर 3 का जाएगा। तो इस प्रकार 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 की घात 2, है ना, 3 का स्क्वायर। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी दिख रहा है सबको उठा लो। 2 दिख रहा है उठा लिया, 3 दिख रहा है उठा लिया, इनके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख रही। और कौन सी पावर उठाएंगे इनकी? तो बड़ी पावर। 2 की बड़ी पावर 1 है कि 2 है? 2 है तो 2 उठा लो। 3 की बड़ी पावर 2 उठा लो। कितना आया? 2 की घात 2 4 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, यानी कि 36 आ गया कि नहीं आ गया? अतः वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद। अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे बेटा? 36 मिनट बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो।